अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज़ है और आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ हज 2027 के लिए जो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है उसके बारे में। तो गाइडलाइन आप जो है कि हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में, और उसको मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो है कि उसको गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और अपनी भाषा में उसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन करने से पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशंस जो गाइडलाइंस है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको जो है कि कोई चीज़ ऐसा ना हो कि इस चीज़ की जानकारी होती तो मैं जो है एप्लीकेशन नहीं करता या करता। तो इसके लिए आप जो है कि बाद में परेशान हो पछताएं या किसी से सवाल जवाब करें, उससे अच्छा है कि अभी गाइडलाइन को अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसी हज 2027 के गाइडलाइंस के। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जो हज का एप्लीकेशन है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वो चालू हो गया है और 22 जून 2026 से, और उसका लास्ट डेट होगा 20 जुलाई 2026। तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ कि जो गाइडलाइंस है वो ये है कि इसका जो एप्लीकेशन होगा सिर्फ दो तरीके से होगा। हज कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hajcommittee.gov.in, या तो उसके थ्रू कर सकते हैं या हज सुविधा ऐप के थ्रू कर सकते हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 20 जुलाई 2026। पासपोर्ट के बारे में जो अगली गाइडलाइन है वो ये है कि पासपोर्ट मशीन रीडेबल इंडियन इंटरनेशनल पासपोर्ट होना चाहिए। उसका जो इशू डेट होना चाहिए वो 20 जुलाई, यानी जो क्लोजिंग डेट होता है कम से कम उस दिन होना चाहिए। मतलब एक बार एप्लीकेशन क्लोज हो गया उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा तो वो काम नहीं आएगा, उसके अंदर ही होना चाहिए। 20 जुलाई का भी पासपोर्ट इशू रहेगा तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, और उसकी जो वैलिडिटी होनी चाहिए वो है लास्ट डेट 31 दिसंबर 2027। अगला जो पॉइंट है वो ये है वंस इन अ लाइफ टाइम पॉलिसी। ये पॉलिसी हज कमेटी ने बहुत दिनों से चालू रखी है और इसके ज़रिए उनका कहना है कि जिस भी बंदे ने एक बार हज कमेटी ऑफ इंडिया से लाइफ में हज कर लिया है तो उसको दूसरी बार हज करने की इजाज़त नहीं होगी। मतलब ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज कमेटी ऑफ इंडिया से कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मेहरम कैटेगरी में आप किसी का मेहरम बन के दूसरी बार या तीसरी बार अप्लाई कर सकते हैं, या किसी का कंपेनियन जो कि 60+ वाले हाजी होंगे उनके कंपेनियन बन के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये दो तरीके से आप जो है कि एक से ज़्यादा बार जा सकते हैं, और जनरल कैटेगरी में आप सिर्फ और सिर्फ एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम जा सकते हैं। एज कैटेगरी और प्रायोरिटी किस तरह से होगी उसके बारे में जो है कि उन्होंने बताया है। प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, पहले जो है कि 65+ वाले जो रिजर्व कैटेगरी वाले होंगे सबसे पहले उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद लेडीज़ विदाउट मेहरम 45+ वाली जो होंगी उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद हज 2026 में जो लोग वेटिंग में रह गए थे उस वेटिंग में से 20% जो है कि लोगों का सिलेक्शन पहली प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पे होएगा। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र से एप्लीकेशन आपने किया है और वेटिंग टोटल चल रही है 1 से लेके 1000 तक, तो उसमें 1 से लेके जो है कि 200 तक जो है कि वेटिंग वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी, सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके लिए उनको अलग से विंडो दी जाएगी एप्लीकेशन में बैकलॉग वालों की। तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे कि किस स्टेट से कितना वेटिंग लिस्ट वाले एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है कि जो फोर्थ जो ऑप्शन होगा सबसे लास्ट में, ये तीनों का सिलेक्शन होने के बाद जो सीट बचेंगी, कोटा बचेगा, उसमें जो है कि जनरल कैटेगरी वाले फ्रेश वाले जो है कि सिलेक्ट किए जाएंगे कुर्रा के जरिए। पांचवा जो पॉइंट है गाइडलाइंस का वो है लेडीज विदाउट मेहरम कोटे के बारे में। तो ऐसी औरतें जो 45 साल या उससे ऊपर के हैं वो लेडीज़ विदाउट मेहरम कोटे में विदाउट किसी मेहरम के, बिना किसी मेल आदमी के मेल के जो है कि एप्लीकेशन कर सकती हैं। और जो इनका ग्रुप होना चाहिए वो 4 का ग्रुप होना चाहिए दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको 4 ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी औरतें एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत सारे एरिया में एक औरत ही जाती है, 2 औरत ही जाती है, लेडीज़ विदाउट मेहरम अभी भी कम लोग जा रहे हैं। तो जो है कि ये आपको जो है कि अपना एप्लीकेशन अपने हिसाब से कर ले। अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल भी एप्लीकेशन कर लीजिए, हज कमेटी आपका ग्रुप बना देगी इंशाल्लाह। और इसके बारे में जो फ़िक़ही मामलात हैं, शरई मामलात हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आप अपने मसलक के मुफ्ती और जो है कि या मौलाना से पूछ सकते हैं कि किस तरह से ये सही है या नहीं है। लेकिन हज कमेटी या सऊदी गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो ये जो है कि फैसिलिटी अवेलेबल है। और इसके बाद जो एक और ऑप्शन है लेडीज़ विदाउट मेहरम में, 65 साल से ऊपर वाली औरतें, उन औरतों को भी अकेले एप्लीकेशन करने का ऑप्शन है, लेकिन उसमें उनको प्रायोरिटी भी दी जाएगी इंशाल्लाह। पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसके साथ में फिर एक कंपेनियन होना चाहिए। कंपेनियन यानी एक साथी होना चाहिए जो कि 45 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए लेडीज़। और जो ये लेडीज़ विदाउट मेहरम है, जो मेन एप्लीकेंट है वो 65 से
ज़्यादा 65 साल या उससे ज़्यादा उसकी उम्र होनी चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई लेडीज़ विदाउट महरम 65 साल से ऊपर की है तो उसको जो है कि अकेले एप्लीकेशन नहीं करने दिया जाएगा, उसको जो है कि एक कंपेनियन लगेगी और वो 45 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज़ विदाउट महरम का जो क्राइटेरिया है वो 45 साल से नीचे वाली कोई औरत नहीं अप्लाई कर सकती है किसी भी कंडीशन में। इसके बाद छठा पॉइंट है हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस, यानी जो स्वास्थ्य से जुड़ी जो कंडीशंस हैं, शर्तें हैं, उसके बारे में। पिछले साल आप लोगों ने देखा था मेडिकल हुआ था हाजियों का, क्योंकि सऊदी की एक गाइडलाइन आ गई थी उसके हिसाब से। तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है कि अगर कोई हाजी नीचे दिए हुए जो आगे मैं बता रहा हूँ उसमें से किसी एक बीमारी से सफ़र कर रहा है, बीमारी उसको है, तो वो हज के लिए एलिजिबल नहीं है, वो काबिल नहीं जा सकता है। पहला है डायलिसिस डिपेंडेंट किडनी फेल्योर, मतलब ऐसा बंदा जिसकी किडनी फेल हो गई है और उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। दूसरा है सीवियर हार्ट फेल्योर, जो है कि हार्ट की बीमारी उसको है, सीवियर है। तीसरा है सीवियर लंग डिजीज रिक्वायरिंग ऑक्सीजन, मतलब फेफड़े की बीमारी है और उनको अलग से जो है कि ऑक्सीजन की मास्क की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोग जो है कि हज नहीं कर सकेंगे, अप्लाई नहीं कर सकेंगे। एडवांस लीवर फेल्योर का कोई प्रॉब्लम है, लीवर काम नहीं कर रहा है। डिमेंशिया, भूलने की जो बीमारी है, ज़्यादा उम्र हो जाती है तो लोग रास्ता वगैरह अपना घर नाम भूल जाते हैं, ऐसी इस तरह के लोगों को भी एप्लीकेशन करने की इजाज़त नहीं है। सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमागी कोई बीमारी है, जो है कि स्टेबल नहीं है बंदा मेंटली, ऐसे बंदे को भी एप्लीकेशन करने की इजाज़त नहीं होगी। एक्टिव इन्फेक्शस डिजीज़, और जो कोई ऐसी बीमारी उसको अभी हुई है जो इन्फेक्शस है, संक्रमण वाली बीमारी है, जैसे टीबी वगैरह है, तो उसको भी जो है कि एप्लीकेशन करने की इजाज़त नहीं होगी। एक्टिव कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे जिसको जो है कि रेडियोथेरेपी या जो है कि केमोथेरेपी वगैरह चल रही, जिसकी कैंसर वाले बीमार की, उसको भी एप्लीकेशन करने की इजाज़त नहीं है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं और जो है कि हाई रिस्क है, डॉक्टर ने बता दिया है कि मतलब डिलीवरी के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हो सकते हैं, ऐसी औरतों को भी अप्लाई करने की इजाज़त नहीं है। उसके अलावा भी जो औरतें 7th मंथ से ज़्यादा एज उनकी होती है फ़्लाइट के टाइम पे, अगर एप्लीकेशन से लेके फ़्लाइट के टाइम पे, तो उनको भी अप्लाई नहीं करने दिया जाता है, तो उसके बारे में भी जानकारी ली जाती है। 7th जो पॉइंट है वो है हज कॉस्ट एंड पेमेंट्स। तो हज का जो कॉस्ट उन्होंने बताया हुआ, जो एडवांस पेमेंट होएगी 1,50,000 रुपया और 2,000 रुपया मिसलेनियस ड्यूज होएगी और 300 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस या फॉर्म फीस होएगी। तो ये टोटल होती है 1,52,300 रुपया। पहला पेमेंट करना पड़ेगा 10 अगस्त 2026 तक, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। 8वां जो पॉइंट है वो है हज कॉस्ट एस्टिमेट, मतलब अनुमानित जो हज कॉस्ट अंदाजन कितना होएगी हज 2025 में। तो उन्होंने हज 2026 का जो है कि बताया हुआ है कि मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट से लगभग 3.5 लाख रुपया लगेगा, और दूसरे जो सिटीज़ है उसके बारे में उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई, जो कि आप गाइडलाइंस में जाके देख सकते हैं। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी वो 3,40,000 रुपये से 4,20,000 रुपये तक, अलग अलग एयरपोर्ट से खर्चे अलग अलग आते हैं, उस हिसाब से आप पकड़ के चलिए, इतना समझ लीजिए कि लगने वाला है। और जो हज 2027 का एक्चुअल कॉस्ट आएगा वो जो है कि बाद में कैलकुलेट करके 3rd इंस्टॉलमेंट में बताया जाएगा, जैसे कि हर साल बताया जाता है। ये एक मोटा मोटी आप जो है कि अंदाज़ा समझ सकते हैं कि मतलब 3.5 लाख रुपये से 4,20,000 रुपये तक लग सकता है, ये है कि आपका हज का कॉस्ट हज 2027 के लिए। 9वां पॉइंट उन्होंने बताया है शॉर्ट हज पैकेज के लिए। आप लोग को मालूम है कि हज 2026 में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने शॉर्ट हज पैकेज इंट्रोड्यूस किया और बहुत अच्छे से जो कि वो काम हुआ है। ये 20 दिनों का पैकेज होएगा लगभग, और जो है कि 10,000 लोग पिछले बार भी लिए गए थे, इस बार भी अभी तक उन्होंने जो कोटा रखा हुआ है वो 10,000 लोगों का ही रखा है। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों, जो कोटा टोटल आएगा हज कमेटी ऑफ इंडिया का, और उसमें से जो लोग सिलेक्ट होंगे और उन्होंने ऑप्शन लिया होगा शॉर्ट हज का, उसी में से दिया जाएगा, ये कोई एक्स्ट्रा कोटा नहीं आता है। तो सिलेक्टेड हुए लोग जिन्होंने शॉर्ट हज लिया हुआ है उनको इसमें दिया जाएगा, 10,000 लोगों में उनको सेलेक्ट किया जाएगा। और इसका जो एम्बार्केशन पॉइंट्स है, कहाँ से लोग जो है कि शॉर्ट हज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें है मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोचीन, कोलकाता और अहमदाबाद। ये सारे एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ से जो है कि शॉर्ट हज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वां जो पॉइंट है वो है बैगेज अलाउंस का, मतलब कितना किलो सामान आप लेके जा और लेके आ सकते हैं। तो वो पिछले साल के जैसा ही है। चेक इन बैगेज जो होगा, बड़े बड़े 2 सूटकेस होंगे 20-20 किलो के,
जो कि सूटकेस के वजन के साथ में। तो ये 40 किलो एक आदमी का हो गया। और उसके बाद एक कैबिन बैग यानी हैंड बैग आपके साथ में रहेगा, वो आप जो है कि 7 किलो का ले सकते हैं। तो टोटल हो गया 20-27, मतलब 20-20-7, मतलब 47 किलो एक हाजी को। एक हाजी जो है कि 47 किलो सामान लेके जा सकता है और लेके वापस आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा उन्होंने फ्लाइट शेड्यूल के बारे में बताया हुआ है। 11वां जो पॉइंट है वो फ्लाइट शेड्यूल टेंटेटिव बता दिया है कि 8 अप्रैल 2027 से जो है कि फ़्लाइट चालू हो जाएंगे इंशाल्लाह, और 9 मई 2027 तक, यानी 1 महीने तक ये फ़्लाइट चलती रहेंगी। तो 8 अप्रैल 2027 से 9 मई 2027 तक जो है कि आपका फ़्लाइट चालू हो जाएगी हज 2027 के लिए। और जो रिटर्न फ़्लाइट होगी वो 21 मई 2027 से चालू होकर 20 जून 2027 तक होगी। तो आपको जो है कि ये टोटल 1 महीना फ़्लाइट जाएंगी और 1 महीना फ़्लाइट आएंगी। 12वां पॉइंट उन्होंने बताया हुआ अकोमोडेशन के बारे में, सेपरेट रूम फॉर मेन एंड वुमेन। हज 2026 में भी ये हुआ, औरत और मर्द को अलग अलग रखा गया। इस बार भी वही होगा, औरत और मर्द को अलग अलग रूम दिए जाएंगे। जो पहले की फैसिलिटी थी, वाईफाई, एसी, बेड्स, बेसिक फैसिलिटी जो भी रहते थे, वो इस साल भी उसी तरीके से इंशाल्लाह रहेंगे। मक्का में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन होगा, अजीजिया में अगर आपको दिया जाता है अकोमोडेशन, तो वही होगा। बसेज जो है कि 24/7 हज कमेटी की रहेंगी। मीना में जैसे पहले होता था उसी हिसाब से होगा, वहाँ पे स्पेस लिमिटेड होता है, तो इस बार भी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये हज कमेटी के अंडर नहीं आता है। ये जो हज सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं सऊदी गवर्नमेंट के, वहाँ के हिसाब से होता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। ये 5 दिनों का काम होता है हज का, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, जमरात, ये जो होता है। तो इसमें जिस तरह से टेंट पहले भी रहते थे, इसी तरीके से आगे भी होंगे। इस बार उन्होंने सोफ़ा कम बेड वगैरह दिया था, हो सकता है इंशाल्लाह आगे भी इस साल यानी हज 2027 में भी वो चीज़ कंटिन्यू करेंगे। कैंसिलेशन का रूल बहुत ही सख्त है इस बार। 13 नंबर पॉइंट है, कैंसिलेशन पेनल्टीज 5,000 रुपये से स्टार्ट होती हैं, और अगर 31 जनवरी 2027 को या उसके बाद आप जो है कि एप्लीकेशन कैंसिल करते हैं आपका, तो आपके जितने पैसे भरे हुए हैं सब के सब जो है कि फॉरफिट कर लिए जाएंगे, पूरे पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान दें, अब ये सब कानून पढ़ लें, गाइडलाइंस पढ़ लें, इसमें से कोई चीज़ नहीं जम रही तो आप अप्लाई ना करें। इंपॉर्टेंट सऊदी रूल्स, 14 नंबर पॉइंट है, नुसूक कार्ड मैंडेटरी है। इस साल जो है कि हाजियों ने देखा कि नुसूक कार्ड हज तक बहुत ही ज़रूरी होता है। आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं बिना नुसूक कार्ड के, तो आप जो है कि नुसूक कार्ड जरूर से जरूर लें। मक्का पहुंचने के बाद भी आपको दिया जाता है, मक्का या मदीना जहाँ भी आपकी पहली फ़्लाइट होगी। और कुछ हाजियों को मुंबई एयरपोर्ट से इंडिया में भी जो है कि दिया गया था। तो जो भी फैसिलिटी रहेगी, आप वो नुसूक कार्ड को आपको बहुत ही संभाल के रखना है। अगला जो पॉइंट है वो है सऊदी गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, जैसे इस साल हुआ था हज 2026 में, उसी तरह से हज 2027 में भी आपको जो है कि कुकिंग नहीं अलाउड की जाएगी। गुटखा, खैनी, नारकोटिक्स, जो भी प्रोहिबिटेड ड्रग्स वगैरह हैं, वो चीज़ें भी अलाउ नहीं की जाएंगी, उसको आपको ध्यान में रखना है। और कोई भी पॉलिटिकल या ऑब्जेक्शनल मटेरियल आप नहीं ले जा सकते हैं, जो है कि अभी कहीं पे आप जो है कि इंडिया का झंडा या इस तरह से चीज़ें, नारेबाजी, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। पहले से ही ये सऊदी गवर्नमेंट का कानून है। तो दोस्तों, ये थी हज 2027 की गाइडलाइंस, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करें। इंग्लिश आपको समझती है तो इंग्लिश पूरा पढ़ के लें, अगर इंग्लिश नहीं समझती है तो बहुत सारे टूल्स अब आ गए हैं, आप उसको ट्रांसलेट कर लें, गूगल ट्रांसलेट के जरिए कर लें, चैट जीपीटी के जरिए कर लें, जैसा आपको जमता है उस तरह से डाउनलोड करके ट्रांसलेट कर लें अपनी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में, अच्छे से उसको समझ लें। उसके बाद जो है कि आप अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की हज गाइडलाइंस 2027 के बारे में। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।